हमने ऑडियोग्राम पढ़ा था। ऑडियोग्राम की कुछ समझ आ गई? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्सन, डिग्री एंड टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस क्या बताता है? टाइप्स एंड डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस बताता है। ये आपने कुछ रीड किया था या नहीं किया? किस किस को ऑडियोग्राम की सही समझ आ गई है? सर आ गई है। आ गई है। अच्छा, ये ऑडियोग्राम जो है, ये वाला ऑडियोग्राम सामने नजर आ रहा है? यस सर। ये वाला, ये क्या शो कर रहा है? कौन सा हियरिंग लॉस है? हाँ, कौन सा हियरिंग लॉस है? कौन बताएगा? क्या मसला है? कितना मुश्किल सवाल कर दिया मैंने। समूना, मुझे लगता है आप पढ़ते तो आपको तो आ जाना था ये सब, इतना मुश्किल तो नहीं है। सर मुश्किल अच्छा, नहीं, वो ना क्या? फोकस करें तो आ जाए ना भी ना। अच्छा, इसमें क्या है जो आपको समझ नहीं आ रही है? ऑडियोग्राम क्या शो कर रहा है? छोटा सा ऑडियोग्राम जो है क्या शो कर रहा है? कोई हाल नहीं है अभी। ऑडियोग्राम मैं तो पढ़ा पढ़ा के थका हूँ। ये मिक्स्ड हियरिंग लॉस शो कर रहा है। अच्छा, क्या क्या शो कर सकता है ऑडियोग्राम? कौन सी टाइप्स होती हैं हियरिंग लॉस की? सर कंडक्टिव है, सेंसरी और मिक्स्ड सेंसरी न्यूरल। कंडक्टिव सेंसरी मिक्स्ड। अगर नॉर्मल हो बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन अब नॉर्मल हो तो कौन सा लॉस होता है? कंडक्टिव। और अगर दोनों अब नॉर्मल हो और सेम रेंज में हो तो फिर कौन सा होता है? सेंसरी न्यूरल। और दोनों अब नॉर्मल हो और दोनों में एयरबोर्न गैप 10 dB से ज्यादा हो तो फिर? मिक्स्ड। अब ये कौन सा था? इसमें 10 dB से ज्यादा गैप है ना? मिक्स्ड। ये मिक्स्ड हियरिंग लॉस है। देखें 40 पे, जो ये अब नॉर्मल रेंज में आ गया है ना। 8000 पे देखें तो कहाँ खड़ी है? 50 पे बोन कंडक्शन। और एयर कंडक्शन कहाँ खड़ी है? 80 पे। तो कितना गैप है? 30 dB का। तो मिक्स्ड हियरिंग लॉस की टाइप है ना। हाई फ्रीक्वेंसियों पे मिक्स्ड हियरिंग लॉस है, हाई फ्रीक्वेंसियों पे, और लो पे भी मिक्स्ड ही है। ठीक है। अच्छा, टम्पैनोग्राम जो है ये बेसिकली मिडल ईयर को एग्जामाइन करने के लिए होता है। किसको? मिडल ईयर को एग्जामाइन करने के लिए होता है। मिडल ईयर में कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं उनको डिटेक्ट करता है। कौन से प्रॉब्लम होते हैं अमूमन मिडल ईयर में? बताएं जल्दी से। ओटाइटिस मीडिया ओटाइटिस मीडिया होता है, और हो सकता है। सर माइक्रोटिया, अनोशिया। ये मोटाइटिस मीडिया की बात की है मैंने, मिडल ईयर की बात की है। मिडल ईयर में कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं? ये तो आउटर ईयर के, अनोशिया, माइक्रोशिया, ट्रिसिया। मिडल ईयर में कौन से हो सकते हैं? टाम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, और ऑसिकल जो चेन होती है वो ऑसिकल डिस्कंटिन्यूटी, हाँ ऑटोसाइक्लोसिस, ओटाइटिस मीडिया, यूस्टैचियन ट्यूब डिसफंक्शन, ये मसले हो सकते हैं। टम्पैनोग्राम इन्हीं मसलों को बताता है। ठीक है। मिडल ईयर को एग्जामिन के लिए टम्पैनोमेट्री होती है। ये बताता है कि उसकी मोबिलिटी कितनी है, टम्पैनोसाइक्लोसिस तो नहीं। टम्पैनिक मेम्ब्रेन की मोबिलिटी कितनी है और मिडल ईयर की क्या कंडीशन है। Tympanogram is a graphical representation or relation of external auditory canal air pressure to impedance. Pressure in external auditory canal is varied. ठीक है। ये क्या बताता है? जहाँ प्रेशर कंटिन्यू होता है और वो प्रेशर टाम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराता है, उस प्रेशर की को बेसिकली ये बताता है मोबिलिटी को। मोबिलिटी मूव करना, किसको मूव करना? टाम्पैनिक मेम्ब्रेन को। और इनर ईयर की इम्पीडेंस को बताता है। एक ग्राफ बनाया जाता है प्रेशर और कंप्लाइंस का। प्रेशर दिया जाता है और फिर देखा जाता है उस प्रेशर से कंप्लाइंस कितनी आती है। ठीक है। इसमें जो कर्व बनती है वो ऐसी बनती है। ऊपर देख रहे हैं नॉर्मल कर्व जो है वो क्या कैसी होती है? ऊपर वाली हाइपर फ्लैसिड कर्व है और नीचे वाली स्टिफ कर्व है। और इसी तरह कुछ कर्व ऐसे भी बनती हैं जैसे बी है और कर्व सी है। समझ आ रही है? एक साइड पे क्या है? प्रेशर है, और दूसरी साइड पे क्या है? कंप्लाइंस है।
ये जो है, जो ए डी है, ए डी कर्व, ये नॉर्मल कर्व इस तरह होगी जैसे ए डी है, ठीक है। ये नॉर्मल कर्व लोग कर रही है। ए स्टिफ कर्व है, ठीक है, डीप कर्व। बी जो है और फिर सी, बी जो है सीधी कर्व है और सी जो है ये एक साइड कर्व नजर आ रही है, ये कर्व। इन इनमें से कोई भी कर्व होगी, ए कर्व होगी तो क्या होगी, नॉर्मल होगी। एस होगी तो स्टिफ कर्व होगी, ए डी होगी तो डीप कर्व होगी, सी कर्व होगी और फिर बी कर्व होगी। बी कर्व स्ट्रेट है और सी कर्व जो है -2 प्रेशर से पहले आ रही है। तो अब ये कर्व क्या बताती हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ए कर्व है, अगर कर्व ए टम्पेनोग्राम पे है तो इसका मतलब है कि मिडल ईयर क्या है, ठीक है। ए है तो क्या है, मिडल ईयर ठीक है, उसमें ठीक है। कोई मसला नहीं। अगर ए एस है तो इसका मतलब है स्टिफनेस है, ए डी है तो हाइपर फ्लैसिड है। अब ये देखें, इसके अंदर जो है ये कर्व है टाइप ए। टाइप ए क्या बताती है कि पीक कंप्लाइंस अकर आर नियर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेटिंग नॉर्मल प्रेशर, कि नॉर्मल है, टम्पेनोग्राम जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल शेप है ए जहां पे लिखा हुआ है। और फिर है ए डी, डीप कर्व। डीप कर्व क्या बताती है कि फ्लैसिड है, मिडल एयर। सी सर्कुलर डिसलोकेशन आर erosions or loss of elastic fiber in the tympanic membrane। एडी क्या बताती है, क्योसिकल डिसकंटिन्यूटी है। अगर एडी कर्व होगी तो क्या बताएगी, क्योसिकल आपस में डी अटैच हो गई है, ठीक है। एडी Yes, कर्व sir. क्या बताएगी, क्योसिकल Ossicles डिसकंटिन्यू हो गई है। discontinue। और ए एस जो है ये स्टिफ कर्व है, ठीक है। ये बताएगी कि स्टिफनेस है, ऑटोसैकरोसिस है, मूवमेंट है भी नहीं, मूवमेंट है भी नहीं सही से, क्या है, स्टिफ है, या स्टम्पेनोसैकरोसिस हुआ पड़ा है या ऑटोसैकरोसिस है, ठीक है। क्या बताएगी, Yes, ऑटोसैकरोसिस है। stiffness। ए डी क्या बताएगी, ऑसिकल डिसकंटिन्यूटी है। ए क्या बताएगी, नॉर्मल है। नॉर्मल। और ए डी क्या बताएगी, ऑसिकल Ossicle डिसकंटिन्यूटी discontinue। है। और ए एस जो है स्टिफ कर्व क्या बताएगी, स्टिफनेस है, ऑटोसैकरोसिस है। और फिर है बी कर्व। बी कर्व क्या बताएगी, ओटाइटस मीडिया है। बी कर्व से ये पता चलेगा कि जो अंदर जा रहा है प्रेशर वो वापस उस हिसाब से आया ही नहीं, सीधा ही आगे चला गया, क्योंकि अंदर मोबिलिटी थी ही नहीं किसी किस्म की। तो फिर क्या है, ओटाइटस मीडिया है या टम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन है। ऑब्स्ट्रक्टिंग सिरोमन की वजह से भी टाइप बी कर्व बन सकती है। तो ये टाइप बी होगी तो क्या होगा, ओटाइटस मीडिया या टम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। और तीसरी टाइप है टाइप सी कर्व। सी कर्व जो है वो क्या सजेस्ट करेगी, सी कर्व सजेस्ट करेगी कि यूस्टेचियन ट्यूब डिसफंक्शन है। क्या है, यूस्टेचियन ट्यूब Dysfunction. डिसफंक्शन है, डिसफंक्शन है। वो कहता है कि इन टम्पेनिक मेम्ब्रेन या टम्पेनोमेट्री, ये क्वेश्चन आया था, इज यूज्ड फॉर टू एग्जामाइन द मिडल ईयर, आउटर ईयर, इनर ईयर। तो क्या होती है, ज्यादातर मिडल मिडिल ईयर ईयर। को एग्जामाइन मिडिल करने के लिए होती है। और फिर क्वेश्चन ये था कि टाइप सी कर्व इंडिकेट टम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, यूस्टेचियन ट्यूब डिसफंक्शन, ऑटोसैकरोसिस, ये वो। तो क्या करती है टाइप सी कर्व, gestation tube dysfunction यूस्टेचियन ट्यूब डिसफंक्शन। और टाइप बी कर्व क्या करती है, टम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन या ओटाइटस मीडिया, ठीक है। और ए एस कर्व क्या आइडेंटिफाई करती है, ये स्टिफनेस। ऑटोसैकरोसिस या स्टिफनेस। Ossicles। और ए डी जो है वो क्या आइडेंटिफाई करती है, ossicles ये ossicles की discontinuity। ऑसिकल डिसकंटिन्यूटी। ऑसिकल Discontinued. डिसकंटिन्यूटी जो है ये जाहिर करती है, ऑसिकल डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है, इससे जी सर। मुताल्लिक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। कोई क्वेश्चन है, नहीं सर. नहीं सर, ये समझ आ गई। कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें ठीक है, कल कॉक्लियर इम्प्लांट और हेयरिंग एड पढ़ गया हम लोग, ठीक है। इतना ही करते हैं। असल में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को ये किया कि
पीआईसी के 2-3-4 लेक्चर मैं चाहता हूँ वो हो जाए तो फिर हम इकट्ठे ही कैरी करें, बाकी टॉपिक हमारे कंबाइन होंगे, जैसे रिहेबिलिटेशन इंजीनियरिंग होगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, और फिर ये जो टॉपिक अभी कह रहे थे क्या कहते हैं कैरिकुलम मॉडिफिकेशन, ये भी पढ़ेंगे, तो फिर कंबाइंड टॉपिक पढ़ेंगे सबके। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना मैंने थोड़ी चीजें अपनाना शुरू की हैं ताकि वो आगे आ जाएं, पीआईसी वाले तो फिर इकट्ठे शुरू करें। और बाकी इंशाल्लाह हम जो है क्या कहते हैं ईद में भी गैप देंगे और फिर देखेंगे अगर पेपरों की डेट का क्या शेड्यूल है। अभी हमने वो बुक भी पढ़नी है थोड़ी सी और एंड पे कुछ पेपर शेपर भी करेंगे पीपीएससी के, तो छुट्टियां देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बाकी आप लोग वो देखें कि उसको एक एक टॉपिक भी पढ़ेंगे तो थोड़े से टॉपिक हैं, टोटल तकरीबन आप लोगों के 10 टॉपिक हैं जो मेरे क्लासमेट हैं, 10 से 12 टॉपिक बनते हैं, तो डेली एक टॉपिक आप पढ़ें तो मेरा ख्याल में तैयारी हो जाएगी, उसकी इतना मसला नहीं है। और ये जो चीजें ये तो आपने सुननी है, जस्ट थोड़ा माइंड में रखनी है, इनको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। ये पढ़ाने जी का मकसद यही था कि कंसेप्ट बने और जब वो बुक पे आएंगे तो उसमें चीजों को ज्यादा याद रखिएगा, इसलिए टेंशन ना लें और उस वो वाले टॉपिक एक एक करते रहें। 10-12 टॉपिक है, तैयारी 13 जून तक आपकी इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक है, और बस इसकी जो ये हमारी क्लास चल रही है ना, इसकी छुट्टी ना हो तो इसकी क्या सर वो कह रहे हैं कि ज्यादा इसमें बेहतर है, साथ साथ चलता रहेगा। हाँ जी, इसको इसलिए मैंने इसको इंशाल्लाह खत्म कर देंगे हम जल्दी ना, हमारे ये पीएससी वाली कुछ चीजें लेंथी हैं वो बीच में से निकल जाएं तो फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। अब आप लोगों के पास कोक्लियर इम्प्लांट है, स्पीच है और स्पीच मैकेनिज्म है और फिर हेयरिंग एड है, और उसके बाद फिर कंबाइंड क्लास लिया करेंगे हम बस आधे घंटे या 40 मिनट, फिर मिक्स चीजें पढ़ाएंगे जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है या आगे चलो? सर कोई नहीं है अभी। कोई नहीं है, क्लियर है। जी सर। सही, ये कल ऑडियोग्राम और टम्पैनोग्राम जो है आप अच्छी तरह रीड करके आना है और मैंने आपसे ओरल जो है टेस्ट लेना है। कोई चीज समझ नहीं आ रही तो मुझे वॉइस मैसेज में बताएं, जी सर। ठीक है ना? कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप वॉइस में पूछ सकते हैं कि ये चीज जो है ये चीज ऐसे है, ये चीज जो है क्लियर नहीं हो रही। सर कोई आइडिया आपके है पास ऑप्शन मौजूद है। कौन सा? पीपीएससी का? हाँ जी। पीपीएससी का टेस्ट जो है कह तो रहा हूँ कि अगर ये परमिशन मिलती है, हर चीज ओपन होती है तो फिर पीपीएससी टेस्ट ही लेगी। अभी तो क्योंकि दफ्तर बंद है, गैदरिंग पे पाबंदी है, तो इसलिए इशू है। लेकिन आप पीपीएससी में कोई मैकेनिज्म तो डेफिनेटली जो है वो करना है। सर सही। ठीक है ना? तो जल्दी ही टेस्ट हेल्ड होगा। मुझे लगता है कि अगर चीजें हो गई तो जून में टेस्ट होगा ईद के बाद। स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। यस सर। क्या कह रहा था हमने आज क्या पढ़नी है? सर हमने स्कोलियस और एथराइड्स सर लेकिन वो उसको डिस्कस करना था, लेकिन उससे पहले बोन ऑफ स्कल में बोन्स जो है वो थोड़ी सी मैंने कहा बता दूं, आप कह रहे थे उससे रिलेटेड आता है। तो बोन बेसिकली जो स्केलेटन सिस्टम है ना हमारा, उसमें जो हमारी क्या स्कल है उसकी बोन, उसके अंदर जो बोन पाई जाती है वो 14 बोन है। कितनी है? 14। 14 बोन जो है पाई जाती हैं, 14 बोन पाई जाती हैं। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाला और नीचे वाला इसमें नीचे वाला हिस्सा। सर ये सारी तो अच्छी है। हाँ, मैंने कहा ये वो लोब वाली है ना, तो ये आसान है।
तब ये तो इनकी समझता है। अच्छा ये आती है आपको, ठीक है। फ्रंटल है, टेम्परल है, ऑक्सिपिटल है, और फिर इससे आगे ये बोन है जो कि फेस के ऊपर है। इसमें सबसे बड़ी बोन मैंडिबुलर है, जो नीचे वाला जबड़ा है। ऊपर वाला जो है वो मैक्सिला है, फिर साथ वाला जाइगोमैटिक है, फिर ऊपर जो आंख वाली जिससे बाहर आती हैं आंखें वो जो है लैक्रिमल है। क्या है? तो ये जो लैक्रिमल, लैक्रिमल। यहाँ अच्छा लैक्रिमल। लैक्रिमल ग्लैंड भी होते हैं, और फिर नेजल सेप्टम जो नोज वाली हड्डी है, इसमें यही बोन्स होती हैं। ये आपको समझ है तो फिर उस पे आते हैं। ये इंसानी ढांचा है। इसके अंदर सर अगर ये हम बात करें, सर ये कल पढ़ेंगे। हाँ सर ये क्या कल चीज, पढ़ेंगे वही ठीक है आज। क्यों? सर ज्यादा हो जाएगा फिर वो याद नहीं होंगी। इतना भी नहीं पढ़ रहे आज। मैंने वो लेक्चर कहीं से देखा नहीं, फिर यही है कि वो लेक्चर नहीं है मेरे पास, जो वैसे मेरे पास नॉलेज है वही पढ़ते हैं तो वही पढ़ा स्कोलियोसिस से दें, मुताल्लिक। वो पढ़ा देने पे शायद मैं अच्छा देखूं मेरे ये मोबाइल में बोन्स, डॉक्यूमेंट। बोन्स जो है आज पढ़ने का मूड नहीं है। ये मुश्किल है बोन्स, मुझे तो लगता है सबसे आसान बोन वाला सर इनके काम नाम बोन बड़े वाला है। मुश्किल हैं और ये याद भी नहीं रहते, भूल जाते हैं। नहीं सर हो जाते हैं याद, जिन्होंने अनाटमी पढ़ी है उन्हें कौन ही प्रॉब्लम। ये इतनी मुश्किल नहीं है, जैसे मैं पढ़ानी थी आपको आहिस्ता आहिस्ता याद तो करवा ही देनी थी कि कैसे है और कौन सी जैसे। सर वो एक दफा ना ये बोन इंटरव्यू में हमने मैक्सिमम तो पढ़ी हुई है। ये बोन हमने ह्यूमर भी पहले भी पढ़ी है, ह्यूमर बोन में मसला होता है, और ये बाकी मैं थोरेसिक और वो भी सारी पढ़ी है। वो चीजें कुछ कुछ तो हमने देखी हुई है। चलिए फिर स्कोलियोसिस क्या होता है कौन बताएगा? शरीर कर्व स्पाइन होता है, इसमें स्पाइन टेढ़ा हो जाता है। स्पाइन में कर्व आ जाता है, कर्व आ जाता है। कर्वेचर आ जाता है स्पाइन पर। क्या आ रही है आवाज? नहीं आ रही। ये स्पाइन जो है डेविएट कर जाती है, नॉर्मल स्पाइन से डेविएट कर जाती है, तो इसको स्कोलियोसिस कहते हैं। आवाज आ रही है अब? जी सर। हेलो। जी सर आ रही है, सही आ रही है। स्कोलियोसिस क्या होता है? रेफर टू साइड वे या लैटरल डेविएशन ऑफ स्पाइन। साइड वे या लैटरल डेविएशन हो जाती है तो इसको स्कोलियोसिस कहते हैं। ये बेसिकली कोई डिजीज नहीं है बल्कि एटानॉमिकल डिस्क्रिप्शन होती है। क्या होती है? एटानॉमिकल डिस्क्रिप्शन होती है, और मुख्तलिफ डिजीज के अंदर स्कोलियोसिस हो जाता है। कौन कौन सी मतलब डिजीज? स्पाइनल मस्कुलर डिजीज एट्रोफी का में हो जाता है, इफेक्ट है ना। अफेक्ट है, यानी ये डिस्क्रिप्शन बेसिकली एटानॉमिकल होती है, डिजीज की वजह से होती है, डिजीज की एंटिटी की वजह से होती है। और कौन सी डिजीज करती है? मस्कुलिनिया ग्रेविस, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, और कौन सी स्कोलियोसिस और करती है? ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी करती है ना। हाँ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस वो, और और कौन सी डिजीज करती है जो हमने, एस्ट्रोजेनिस इम्परफेक्टा भी करती है। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा करती है, सेरिब्रल पाल्सी करती है, स्पाइना बैफिडा करता है। ठीक है, स्पाइना बाइफिडा में ये जी। सारे डिजीज इनकी वजह से हो सकती है, इन सब की वजह से हो सकती है। क्या होता है? जो कर्व है होती है उसकी लैटरल डेविएशन होती है। सही है। इसमें दो इसकी मेन जो है टाइप्स होती हैं, दो मेन टाइप्स होती हैं। अगर हम देखा जाए तो स्पाइन आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है, उसको हम दो मुख्तलिफ नामों से जो है वो करते हैं। स्कोलियोसिस बेसिकली किससे निकला है? ट्विस्ट से निकला है। ट्विस्ट हो जाती है या कर्व हो जाती है या डेविएट हो जाती है, इसकी वजह से स्कोलियोसिस इसको कहते हैं। काइफोसिस और लॉर्डोसिस दो टर्में यूज होती हैं स्कोलियोसिस में। ये क्या है? इट इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड कोपस मीन बेंड फॉरवर्ड और हम। इसमें जो है आगे की तरफ अगर होती है बैंडिंग जो है, फॉरवर्ड बैंड होता है, तो फिर क्या है? काइफोसिस है। और दूसरी क्या है? लॉर्डोसिस है। इसका मतलब होता है कि बैंडिंग बैकवर्ड। अगर बैकवर्ड बैंडिंग होती है, ये आप देख रहे हैं, तो सर फिर क्या है? लॉर्डोसिस है। सर कोपोसियस में नहीं ये बैकवर्ड क्वेश्चन बैक है।
किसमें? ये जो एक होती है ना किसमें? लॉर्डियोसिस, इसमें पीछे की तरफ नहीं होती, हाँ इनवर्ड जी, होती है आउटवर्ड होती है? लॉर्डियोसिस में जो है बैकवर्ड है, बैकवर्ड है, और काइकोसिस में जो है वो बैंड फॉरवर्ड होती है, फॉरवर्ड अपवर्ड होती है, आगे की तरफ बैंड ज्यादा होती है, लॉर्डियोसिस में पीछे की तरफ। ठीक है, जी जी। इसकी क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसको स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल। जो नॉन स्ट्रक्चरल होती है वो क्या होती है, ज्यादातर सर किसी इसके अपने डिजीज सिम्टम्स की कोई नहीं है? सिम्टम में मैंने कहा इसकी अपनी काज नहीं कोई भी, सिर्फ डिजीज की इफेक्ट होता है इस पे? बताता रहा हूँ कि इसकी स्ट्रक्चरल दो किस्म की क्लासिफिकेशन होती है। जो ड्यू टू डिजीज होती है, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चरल दो क्लासिफिकेशन होती है। स्ट्रक्चर की जो काजेज होती हैं वो इडियोपैथिक होती हैं, बाज़ दफ़ा अननोन होती हैं, नैरोमस्कुलर हो सकती हैं, कंजेनिटल हो सकती हैं, ट्रॉमा हो सकता है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी हो सकती है, ट्यूमर हो सकता है, मस्तीनिया ग्रेविस हो सकता है। ये जो काजेज हो सकती हैं ज्यादातर स्ट्रक्चरल। ठीक है, स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस की काजेज और ये सब टाइप्स की होती हैं। जो इडियोपैथिक स्कोलियोसिस है वो ज्यादातर जो है क्या अडल्ट में नजर आता है, अडल्ट में एक्सरे वगैरह करवाने से आता है। जो न्यूरोमस्कुलर है वो ज्यादातर मस्कुलर प्रॉब्लम वाले मसाइल, जैसे मैंने कहा कौन से मस्कुलर पोलियोमाइलाइटिस हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, सेरिब्रल पल्सी हो गया, ट्रॉमा हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी हो सर गया, वैसे ना इनमें एक ज्यादा। छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ हाँ, पता नहीं इससे रिलेटेड है या नहीं, पोलियो में भी होता है ये? डेफिनेटली पोलियोमाइलाइटिस में भी होता है। न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस की जो कॉमन है ना काज, वो पोलियोमाइलाइटिस है, न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस जो होता है। रेडियोपैथिक स्कोलियोसिस जो होता है वो ज्यादातर अडल्टहुड में होता है और उसकी काज रेडियोपैथिक ही होती है। बाकी फिर कंजेनिटल है, इम्प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ वर्टिब्रा के, इसकी एक टाइप कंजेनिटल स्कोलियोसिस है, और उसका क्या होता है कि अगर जो फॉर्मेशन हुई है वर्टिब्रा की वो ही ठीक नहीं है तो फिर उसकी वजह से कंजेनिटल स्कोलियोसिस हो सकता है। इसकी मेन जो है मेजर टाइप्स होती हैं इडियोपैथिक, न्यूरोमस्कुलर और कंजेनिटल। इडियोपैथिक अननोन काज की वजह से होता है, नैरोमस्कुलर जो है मस्कुलर प्रॉब्लम और नर्व के प्रॉब्लम की वजह से जो स्कोलियोसिस होता है उसको नैरोमस्कुलर स्कोलियोसिस कहते हैं। और वो नर्व और मसल के प्रॉब्लम आपको पता है, सारे हम पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, सेरिब्रल पल्सी या स्पाइना मैफिडा है, और क्या स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है, मस्तीनिया ग्रेविस है, उनकी वजह से जो होता है, या पोलियो की वजह से जो होता है वो क्या है, या ट्रॉमा की वजह से इवन जो होता है वो क्या है, न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस। और जो कंजेनिटल होता है वो इम्प्रॉपर फॉर्मेशन अगर हो गई, जो वर्टिब्रा है, थोरैसिक है, लंबर है, स्टोक्सीजियल है, सर्वाइकल है, उनकी अगर जो क्या कहते हैं, जो शुरू में कंजेनिटल यानी बर्थ पीरियड के दौरान न्यूट्रिशन या किसी डेफिशिएंसी की वजह से अगर अगर फॉर्मेशन सही नहीं है तो वो कंजेनिटल होता है। ठीक है, इसके साइन और सिम्टम अगर मैं फर्स्ट एड डिग्री, कुछ स्कोलियोसिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें जो है फर्स्ट टाइप का जो होता है या फर्स्ट डिग्री का होता है, उसमें क्या होता है कि जो पेन वगैरह होते हैं और डिस्कम्फर्ट होते हैं वो नहीं होते, और जो दूसरे में होता है पेन, ट्यूमर और इन्फेक्शन का जिसमें जो स्कोलियोसिस होता है उसमें क्या होता है, ज्यादातर पेन और इस तरह की कंडीशंस भी होती हैं। और इसकी कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, हार्ट और लंग्स रिस्ट्रिक्ट होते हैं, रेजिस्ट करते हैं, उसकी वजह से बैक पेन होता है, पैराप्लेजिया बाज दफा होता है किसमें, काइकोसिस में। और साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं सेल्फ इमेजेस की वजह से, सेल्फ इमेजेस की वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। काइकोसिस की वजह से ज्यादातर पैराप्लेजिया होता है कि चल नहीं सकता, फिर बैक पेन हो सकती है, और रेस्पिरेशन और हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं। इसकी कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है। ट्रीटमेंट में क्या होता है, एग्जाम पहले डायग्नोज कैसे किया जाता है, एक्सरे वगैरह से या बॉडी पोस्चर वगैरह से इसको जो है क्या कहते हैं किया जाता है डायग्नोज।
फिर क्या होता है, इसको ब्रेसेस वगैरह लगाई जा सकती सर है। इसके हम सीटी स्कैन और एमआरआई भी करा सकते हैं। डेफिनेटली एक्सरे से भी आ जाता है क्योंकि बोन का प्रॉब्लम है, लेकिन सीटी स्कैन और एमआरआई से ज्यादा बेटर तरीके से वो पता चल सर जाता है। एक्सरे के अलावा सर एक्सरे के अलावा बोन स्कैन और किसके जरिए सही हो सकती है? एक्सरे, एमआरआई या सीटी स्कैन दोनों तरीके से सही हो सकता है। ज्यादा डीप होती है ना एक्सरे। पहले जो था, अब डिजिटल एक्सरे आने से वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। पहले एक्सरे के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं होते, सीटी स्कैन पर आ जाता, खासकर जब फिर उससे ये पता चलता था कि कौन से वर्टिब्रा में कहाँ पे मसला आ रहा है, ज्यादा डीप बता देता था। लेकिन आजकल डिजिटल एक्सरे वो भी डीप बता देते हैं कि कौन से एरिया में, थोरैकोड एरिया में है, लंबर में है, सैक्रल में है, सर्वाइकल में है, कहाँ पे बैंडिंग हो रही है और कैसी बैंडिंग हो रही है, वो बता देते हैं। इसकी ट्रीटमेंट में क्या, प्लास्टिक बॉडी जैकेट होती है जिसका नाम ज्यादातर TLS होता है, थोरैको लंबोसैक्रल आर्थोसिस उसे कहते हैं, या फिर क्या होता है, ब्रेसेस वगैरह लगाए जाते हैं। ये इसकी कॉमन ट्रीटमेंट होती है। सर इसमें सर्जरी और मेडिकेशन भी दे सकते हैं? हाँ डेफिनेटली सर्जरी और मेडिकेशन भी दी जाती है, क्योंकि पेन मैनेजमेंट सर इसकी वगैरह हम करने के लिए फिजियोथेरेपी भी करा सकते मेडिकेशन हैं? दी जाती है। पेन, जी जी, फिजियोथेरापी भी होती है। पेन मेडिकेशन के लिए क्या दी जाती है, पेन मेडिकेशन दी जाती है, और बाद दफा ऐसा होता है कि सर्जरी करवा दी जाती है किसी एरियाज की, ताकि जो बैंड है, जो डेविएशन है, उसको कम किया जा सके। इसके अलावा करेक्शन हम जो है ब्रेसेस और जो है प्लास्टिक जैकेट से भी इसकी जो है क्या कहते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। एजुकेशनल सिग्निफिकेंस यही है कि इन बच्चों को ब्रेसेस पहनाई जाए और उनके पोस्चर को मेंटेन किया जाए, और उसके अलावा जो उनके इश्यूज क्या होते हैं, बिहेवियर इश्यूज होते हैं, सेल्फ इमेजेस की वजह से, सेल्फ एस्टीम की वजह से, उनकी जो है साइकोथेरापी करवाई जाए। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ये साइकोलॉजिकल इश्यू भी हो सकते हैं? डेफिनेटली लो सेल्फ एस्टीम होती है ना, जब उसका बॉडी पोस्चर ऐसा होगा तो उनका ऑटोमेटिक स्टिग्मेटाइज करेंगे लोग, और खुद भी सर डिप्रेशन में देखा। एक हम इनको प्रोवाइड कर सकते हैं ब्रेसेस और प्लास्टिक जैकेट? हाँ जी, प्लास्टिक जैकेट प्रोवाइड करें। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? जो स्ट्रक्चरल होती है वो करेक्टेबल होती है, सर करेक्टेबल इन्हें भी नहीं व्हील होती चेयर देनी यानी, पड़ती है? और जो नॉन स्ट्रक्चरल होती है वो करेक्टेबल हो सकती है। डेफिनेटली अगर इनको काइफोसिस की वजह से क्या है, पैराप्लेजिया है, तो उनकी मूवमेंट के लिए डेफिनेटली उनको व्हीलचेयर की जरूरत होती है। अगर हाइपोसिस हुआ है और इसकी वजह से लोअर लेग सही परफॉर्म नहीं करती, सर मोबिलिटी ये इश्यूज है। बच्चे तो मतलब ये तो डिफरेंट डिजीज का इफेक्ट है, ये बच्चे तो सेंटर्स में होंगे ना कि नहीं है? नहीं, ये भी कम ही मिलते हैं स्कोलियोसिस वाले बच्चे ही, क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं होती। ठीक है, अवेयरनेस ना होने की वजह से वही सेल्फ एस्टीम लोग छुपा देते हैं कि इस बच्ची को क्या है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो उनकी ट्रीटमेंट पे भी कम तवज्जो दी जाती है पॉवर्टी की वजह से, और फिर सेंटरों में भी कम सर जाते सेंटरों हैं में इसके। ऑस्टोजेनियस इम्परफेक्टा के बच्चे भी नहीं होंगे ना? क्या है? ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के बच्चे भी कम होते हैं, लेकिन बड़े सेंटरों में जो है ज्यादातर होते हैं। ये इसकी ब्रेसेस होती हैं, इसकी 2 टाइप्स हैं, एक मिल्वॉकी है और दूसरी है अंडर आर्म आर्थोसिस। ठीक है, जो सर जो ये ब्रेसिंग होती है फर्क ये पड़ता है कि ज्यादातर अगर 23। किसी बच्चे को अगर हाँ, स्कोलियस है तो उसका उसके मतलब चाल, जैसे वो क्या क्रच्ची से नहीं चल सकता, ऐसा होता है? उसकी मतलब लग्स पे इफेक्ट होता है इसका या नहीं होगा? समझा नहीं मैं आपकी क्वेश्चन को। सर मैंने ये क्रचेस पूछा क्या, है कि अगर एक बच्चे को ये प्रॉब्लम है स्कोलियोसिस का, तो उसकी टांगों पे इफेक्ट होगा उसका या वो सही चलता है? कह तो रहा हूँ कि जो काइफोसिस होती है टाइप, उसके अंदर क्या होता है, पैराप्लेजिया भी साथ हो जाता है। काइफोसिस कौन सी कौन सी टाइप टाइप? होती है, अभी मैंने आपको दिखाई है। कैफोसिस जो होती है जिसमें बैंडेज कहाँ होती है, उसमें क्या कहते हैं, बैंड फॉरवर्ड होता है, तो उसमें ज्यादातर पैराप्लेजिया भी हो जाता है, नीचे वाली टांगे सही से वर्क नहीं कर रही होती, कैफोसिस जो जी होता है। ठीक है, और लॉर्डोसिस में जो है
वो क्या कहते हैं बैकवर्ड होता है तो वो थोड़ा चल सकता है, लेकिन वो भी जब चलता है तो उसका पोस्चर थोड़ा अजीब सा बनता है। ये हाइपोसिस है ना, केपोसिस, KYPOS। हाइपोसिस होता है और लॉर्डोसिस होता है। जी, हाइपोसिस तो और इसमें होता है ना, लॉर्डोसिस। केपोसिस में पैराप्लेजिया। हाइपोसिस में ज्यादातर पैराप्लेजिया होता है। हाइपोसिस में स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल में फर्क क्या है कि जो स्ट्रक्चरल है वो नॉन करेक्टेबल होती है और जो नॉन स्ट्रक्चरल है वो क्या होती है, करेक्टेबल होती है। वो करेक्टेबल होती है। समझ आ रही है? मतलब जो उनको नॉन ब्रेसेस और स्ट्रक्चर इनसे है, सीधा किया जा सकता है। जो नॉन स्ट्रक्चरल होती है उनको करेक्ट किया जा सकता है सर्जरी से और ब्रेसेस से और क्या कहते हैं पॉलीफोलिंग जैकेट से या TLSO से उनको करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन जो सर ये स्ट्रक्चरल नॉन होती है उनको ये करेक्ट नहीं। सर ये नॉन प्रोग्रेसिव है ना? हाँ जी, नॉन प्रोग्रेसिव होती है, नॉन प्रोग्रेसिव होती है।